वैसे में नया वाला बंदा नई फैकल्टी आएगी वो इंस्टीट्यूट से डिमांड क्या करेगा, ज्यादा पैसे करेगा ना, मुझे ज्यादा पढ़ाना है, रिमेनिंग पार्ट तो पढ़ाने पड़ाना है, और जो ऑलरेडी प्रीवियस टीचर पढ़ा चुका, फैकल्टी पढ़ा चुका, वो पार्ट भी मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा, तो मुझे पैसे क्या चाहिए ज्यादा। ऐसे नया कॉन्ट्रैक्टी जब काम को करेगा, बचे हुए काम को पूरा, वो भी पैसे क्या मांगेगा, ज्यादा मांगेगा। अब कॉन्ट्रैक्टी को पता चल गया मैं मुसीबत में आ गया हूँ, सामने वाला मेरी मुसीबत का मतलब परेशानी का फायदा उठा रहा है, ठीक है ना, पैसे ज्यादा मांगेगा। अब दिन में किसी से एक बॉटल पानी मांगो दुकानदार से, नॉर्मल प्राइस पे देगा, और आपको 2, 2:30, 3, 4 बजे के आसपास पानी मांगोगे तो उसको क्या पता यार सब जगह मिलेगा नहीं, हमारी दुकान खुलती है सिर्फ जगह, 10 रुपये की बोतल 25-30 रुपये में देखो ना, हंसी हंसी आराम से खुशी खुशी ले लेंगे। रात को भी पानी मिलता है दिल्ली शहर में, 25 में मिलता है लेकिन मिल जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो उस बंदे ने भी तो अपनी नींद खराब करके दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसको पता है कि बहुत ही लिमिटेड कस्टमर आ रहे हैं, दिन में तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो सेल ज्यादा होती है, नॉर्मल प्राइस पे बिकता है, पर रात को कितने कस्टमर आएंगे, 2, 4, 5, 6, उन्हीं से सारे पैसे क्या करने वसूलने, ठीक है इतना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो पैसे नहीं दिए 12.5 करोड़ में से, वो कितने, 10 तो दे दिए, दिए कितने नहीं, 2.5 करोड़, वो 2.5 करोड़ क्या है, रिटेंशन मनी का मतलब हो गया, रिटेंशन मनी का फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव, मतलब 12.5 करोड़ में से आप हमें 10 करोड़ तो दे चुके हो, आपने हमारा कितना पैसे रोक के रख लिया, 2.5 करोड़, और ये 2.5 करोड़ किसके लिए रखा हुआ है, फ्यूचर सेफ्टी के लिए। फ्यूचर सेफ्टी क्या है कि नया कॉन्ट्रैक्टी काम को यदि करेगा और वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो कॉन्ट्रैक्टी को लॉस होगा, एक ही काम के 2 बार पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उस लॉस को वो कहां से राइट ऑफ कर लेगा, 2.5 करोड़ जो हमने रखे हुए। कल को कोई काम डिफेक्टिव है और कॉन्ट्रैक्टर उसको रिपेयर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर रिपेयर करने से मना कर दे, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता कोई बात नहीं, तेरे 2.5 करोड़ मेरे पास आए हुए हैं, मैं किसी और ठेकेदार को बुला लूंगा और डिफेक्टिव काम को रिपेयर करा के जो पैसे लगेंगे वो 2.5 करोड़ में से क्या कर लूंगा, काट लूंगा, या तो तुम ठीक करके दो, नहीं तो इस पैसे में से हम ठीक करवा लेंगे। बात समझ में आ गई। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी हमें कुछ पैसे क्या करने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के रिटेन करके रखना चाहिए, इसके लिए इसका नाम होगा रिटेंशन मनी। अच्छा, कैश रिसीव निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, वैल्यू ऑफ इनटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव, क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। तो कुछ पॉइंट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए, एक तो जैसे मैंने रोड का एग्जांपल लिया था, रोड कंस्ट्रक्शन का, ऐसे एक फ्लाईओवर का भी ले लेते हैं, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखिए ये चैप्टर उन्हीं स्टूडेंट को आसान लगता है जिनको बेसिक टर्म्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना, जब तक सारी चीजें आपको निकालनी नहीं आएगी तब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ तक क्लियर है इतना। देखिए भैया नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में फ्लाईओवर एग्जांपल 2 जो हमने आपके लिए बना रखा पहले से, ठीक है जी। तो इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया किससे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। हमका मतलब इस समय सरकार है, एक पर्सन तो हो गया कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा पर्सन कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि काम कितने समय में पूरा करना है, किस क्वालिटी का मटेरियल आप यूज करोगे, कितने पैसे हम आपको देंगे, कितना रिटेंशन मनी की पेमेंट होगी, ये सब चीजें लिखी होती हैं। इस समय मान के चलते हैं जो एग्रीमेंट वैल्यू है इस फ्लाईओवर को बनाने की, एक छोटा सा अमाउंट लेता हूँ, 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी ले सकते हो, छोटा अमाउंट लिया ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान। तो 50 करोड़ में मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपको एक फ्लाईओवर बना के देंगे लक्ष्मी नगर साइट पर, साइट का मतलब वो प्लेस जहाँ पे काम होना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब ये फ्लाईओवर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो मान लीजिए कोई ना कोई तो स्टार्टिंग डेट भी होगी, स्टार्टिंग डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2023, 2023 में आपने एंट्री कर ली तो सारी चीजें किससे आएंगी, 2023 से। पहला साल आपका कब खत्म होगा, मान लीजिए 31 दिसंबर 23 को, फिर 31 दिसंबर 24 और 31 दिसंबर, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो कितने साल का है, 3 साल का है, 4 साल का। कई लोगों को लगता है सर ने 4 डेट लिखे 4 साल हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। 1 जनवरी से 31 दिसंबर में पहला साल 1 साल हुआ, फिर ये दूसरा साल हुआ और ये तीसरा, 4 डेट का मतलब 4 साल थोड़ी हो गए, यहाँ से यहाँ तक 1 साल, यहाँ से यहाँ तक 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 साल, 3 साल हो गए। उसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 50 लाख रुपए का, वो कितने साल में जॉब को पूरा करने के लिए हुआ है, 3 साल। इसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 50 लाख रुपए सारे के सारे एक्स लिमिटेड को एक साथ नहीं मिलने वाले, किस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, ये कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर।
ठीक है जी। तो आप इस एग्जांपल से ये समझ सकते हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। हो सकता है आपको खाली फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोला जाए एग्जाम में, हो सकता है कौन से ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पूछे आपसे, सेकंड ईयर का पूछे खाली, हो सकता है कौन से ईयर का पूछे, थर्ड ईयर मतलब लास्ट ईयर, थर्ड ईयर की जगह मैं क्या बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट यदि मुझे फर्स्ट ईयर का बनाना है तो क्या कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा होते ही नहीं, किसी काम को शुरू करते टाइम कब होते हैं, जब कुछ छोड़ के जाओगे तब तो कुछ मिलेगा। तो छोड़ने का टाइम कब आएगा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो रॉ मटेरियल यहाँ पे साइड पे पड़ा होगा, तो यहाँ का क्लोजिंग होगा, अगले दिन क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कौन से ईयर से स्टार्ट होते हैं, हमेशा सेकंड ईयर से। तो जब आप सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो वहां पे फर्स्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे वो सेकंड ईयर के लिए क्या बनेंगे, ओपनिंग। और ऐसे सेकंड ईयर का कोई ना कोई क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ऐसे जब लास्ट ईयर में आओगे तो लास्ट ईयर में आपके पास कोई ना कोई ओपनिंग होगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो मटेरियल यहाँ पे रख के छोड़े रहोगे या ले जाओगे, वापस ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, जहाँ से लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, गोडाउन से, तो वापस कहाँ ले जाओगे, गोडाउन। बस समझ में आ रही है इतने। तो अब इस समय इस एग्जांपल में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ कौन से ईयर की समझा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। तो 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये डेट आपके पास आ गई 15 दिसंबर 23। कितने दिन का गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, 15 दिन का गैप आ रहा है। ये तो 15 दिन का गैप आ रहा है और ये आपके पास है 11.5 महीने। कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैंने कितने साल काम किया, एक साल। एक साल में कितने महीने, 12 महीने। मैं 12 महीने काम कर रहा हूँ और मेरे मुताबिक एक साल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक 40% काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 40%। तो 12 महीने में कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं कितना काम कर चुका हूँ, 40% काम कर चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है, झूठ को बोलता है, 40% काम कैसे हुआ, जब हम 15 दिसंबर को आए थे तो 1 जनवरी से लेके 15 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 15 दिसंबर में 12 महीने थोड़ी होते हैं, 11.5 महीने होते हैं। तो आपने काम किया है, भले ही हमारे जाने के बाद भी होगा, बट हमने तो काम कब तक का देखा है, 15 दिसंबर तक का देखा, 11.5 महीने तक का काम देखा है। और ये 11.5 महीने का जो काम है वो हमारे हिसाब से 35% है। कितना है, इस 35% को क्या नाम दे सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड बोल सकते हैं। और फेमस नाम क्या है, डीओसी। डीओसी कहते हो या परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये जो 15 दिन का काम हुआ तो है, लेकिन चेक नहीं हुआ। 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में काम कितना हुआ, 5% और हुआ ना। यहां से यहां तक कितना है, 35, और टोटल कितना है, 40। तो 40 में से 35% आपने माइनस किया, और ये 5% क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, डब्ल्यूयूसी का मतलब वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये 40% क्या है, फिर परसेंटेज ऑफ वर्क डन, काम कितना हुआ, नोट करो फटाफट से। बन जाएगा फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बनाना तो सबसे आसान होता है, बना के दिखाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, ठीक है। मैं तो सोच रहा था टाइम बच जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसे बन जाएगा इस तरीके से फ्लाईओवर, ठीक है ना। पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लो, फिर 2 स्लोप बनाओ इस तरीके के, बीच में जितने प्लेट डालने की इच्छा उतने प्लेट डाल दो, 2 4 6 5 3, ठीक है ना भाई। हटाओ इसको, चलो वापस चलते हैं। तो अभी जो समझने वाली चीजें हैं वो देखते हैं कौन कौन सी है। हमारा फोकस एक तो होगा डीओसी पे, तो 35% है, दूसरा 5% क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड, और 40% क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है ये जो 40% मैंने काम किया है, 40% काम को करने में मेरी जेब से कुछ ना कुछ तो पैसे गए होंगे। मैंने कहा हाँ जी, काम तभी होगा जब पैसा खर्च होगा। तो 40% काम को पूरा करने में, 40% काम को पूरा करने में कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं 18 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। 40% काम को करने में कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, मैं कितने रुपए खर्च कर चुका हूं, 18 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। कॉन्ट्रैक्टर कहता है भाई मैं तो केवल कितने % पैसा दूंगा, 35% पैसा दूंगा, वो भी किसका, 50 लाख का, जो तुम्हारे साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो 50 लाख का 35%, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 50 लाख का 35%, 17,50,000। अब सोच समझ के बताने, सोच समझ के मत बताने, अगर दिमाग लगाना ऐसे नहीं तो मन में बोलते जाओ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पहले साल कॉन्ट्रैक्टर को, यहाँ पे समझदार लोग कितने बैठे हैं अभी पता चल जाएगा।
सबके मन में आ रहा होगा कि 18 खर्चा होगा, 1750 आपके पास आ रहे, 50,000 रुपए का क्या होगा। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, क्वेश्चन मत बोलो, एग्जांपल बोलो, पहले साल 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 तक कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। यहां से पता चलता है कि किन लोगों के फंडामेंटल्स अकाउंट्स के क्लियर है। अकाउंट्स तो बचपन से पढ़े, सबसे पहले तो अकाउंट से क्लियर होता है आपका। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा, लॉस आएगा तो कितना आएगा। नाम सुना मैचिंग प्रिंसिपल का? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल, आप यदि 1 साल के अकाउंट बना रहे हो तो आपके 1 साल के इनकम 1 साल के एक्सपेंस से मैच होने चाहिए। यदि इनकम एक्सपेंस से मैच होगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। इनकम और एक्सपेंस का मैच होने का मतलब टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम। यदि इनकम 11.5 महीने की है, इनकम 11.5 महीने की है, तो एक्सपेंसेस भी कितने महीने के होने चाहिए, 11.5 महीने के। इसे बोलते हैं इनकम को एक्सपेंस से मैच करना, ये नहीं कि अमाउंट मैच कर दो। अब यहाँ जो 35% 17.5 लाख रुपए आपको इनकम दिखाई दे रही है पहले साल की, वो कितने महीने की इनकम है, 11.5 महीने के। और खर्चे कितने महीने के, तो 12 महीने के खर्चों को 11.5 महीने के इनकम से कंपेयर कर सकते हैं क्या? मैचिंग प्रिंसिपल होने नहीं देता। वो कहता है आपने कौन सा सिस्टम ढूंढ लिया, टाइम क्या होना चाहिए, इनकम का एक्सपेंस से मैच होना चाहिए, ये मैचिंग प्रिंसिपल होता है। ना कि 12 लाख को 12 लाख से कंपेयर कर दिया होगा जी मैचिंग। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है लास्ट में। पहले सारी चीजें नोट कर लो तसल्ली बख्श, तो बहुत सारी चीजें इस एग्जांपल से सीखने को मिलेंगी। और आगे की क्लास में ये एग्जांपल आपके माइंड में रहना चाहिए, क्या क्या चीजें सर ने सिखाई थी मुझे। ठीक है भाई सबने। तो मैचिंग प्रिंसिपल बीच में आ गया हमारे, जो कहता है भाई 18 लाख को 17,50,000 से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि 17,50,000 रुपए जो इनकम है वो तो कितने महीने की इनकम है, 11.5 महीने की। और जो 18 लाख के खर्चे वो तो कितने महीने के, 12 लाख के। तो या तो इनकम को 12 महीने की बनाओ या एक्सपेंस को 12 महीने से 11.5 का बनाओ। अब इनकम कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी आधे महीने की इनकम देने को तैयार नहीं है इस साल। वो कहता है अगले साल हम आएंगे, अगले साल काम चेक करेंगे, अगले साल आपका आधे महीने का काम सर्टिफाइड करेंगे। कब सर्टिफाइड करेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो इनकम आधे महीने की कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर। इसका इस साल मिल नहीं सकती। इनकम को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को 12 महीने से कितने महीने पे लाना पड़ेगा, 11.5। अच्छा, जो आधे महीने का खर्चा हो चुका होगा उसे क्या कहोगे फिर, खर्चा क्या वापस हो जाएगा। खर्चा करने के बाद हम जिससे सामान लिया उसको कहें पैसे वापस कर आधे महीने के, कोई नहीं देगा। तो वो आधे महीने का खर्चा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवांस एक्सपेंस। क्या हो जाएगा, एडवांस। वो खर्चा जो होना चाहिए था बाद में, बट हमने कर दिया पहले, तो खर्चा तो हो गया, लेकिन उसके पैसे अभी नहीं मिलेंगे। उसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्या कहते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। तो हमें उसकी भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये जो 5% काम अनसर्टिफाइड है, इसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो अगली बार सर्टिफाइड होगा। तो ये जो 5% है, इसके पैसे कब मिलने वाले हैं, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो इस साल सिर्फ आपकी जेब से क्या लगा, पैसा लगा, कितना लगा वो ढूंढने। तो 40% के लिए कितना पैसा लगा, तो 5% के लिए कितना लगा। यूनिटरी मेथड तो सब जानते हैं। क्या बोलोगे सर, 18 लाख रुपए आपने खर्च किए थे कितने परसेंट काम को करने के लिए, तो 5% काम को करने में आपके कितने पैसे लगे होंगे, 2,25,000। देख लेना भी सारे लोग। तो 2,25,000 रुपए ये वो अमाउंट है जो इस साल का ना 2023 में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा खर्च किया जा चुका है। बट ये 2,25,000 रुपए का काम कॉन्ट्रैक्टर कब चेक करेगा, नेक्स्ट ईयर। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस इनकर इन एडवांस। खर्चा हो जाए देखने वाला कोई ना हो, तो खर्चा तो हो ही गया ना हमारा, पैसा जेब से चला गया।
अब यही अपने मन में शांति रखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, अगली बार इसके पैसे तो मिलेंगे लेकिन खर्चा नहीं होगा, खर्चा तो ऑलरेडी हम कर चुके ना। तो अब हम क्या करें, कैसे काम करें, प्रॉफिट कैसे निकालें। यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछे फाइंड, पहला पॉइंट आपसे पूछे थे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो आपने कैसे निकाला, 50 लाख का 35%, 17,50,000। दूसरा आपसे पूछे पॉइंट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो आपने क्या कहा, 18 लाख डिवाइड बाई 40% इंटू 5%, तो उसका कोई ना कोई फॉर्मुला भी तो होगा, वो सारी चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। 18 लाख को क्या कहोगे, 18 लाख को क्या कहोगे, 18 लाख को कहोगे कॉस्ट ऑफ वर्क डन, और 40% को क्या कहोगे, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। तो 18 लाख का नाम हुआ कॉस्ट ऑफ वर्क डन, ऊपर हेडिंग का लिखोगे कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कॉस्ट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ वर्क डन मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं अभी। और तीसरा हम क्या निकाल रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। ये तीन चीजें इस एग्जांपल से मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, पूरे पॉइंट्स नोट कर लिए। अब देखिए सबसे पहले हमसे एग्जाम में पहला पॉइंट क्या पूछे थे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वैसे मैं वहीं पे सिखा चुका हूं आपको, लेकिन यहाँ तमीज से क्या लिखना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क डन लिख सकते हो वर्क सर्टिफाइड, या क्या लिख सकते हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। फेमस नाम कौन सा है, डीओसी। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना भी 50 लाख, और क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था 35%, तो हम कितने पैसे मांगने के हकदार हो गए, 17,50,000। अब हमें अगला पॉइंट क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसलिए फॉर्मूला यूज होगा कितना पैसा खर्च हो चुका है, जो काम अभी तक हमने किया, जो काम हमने अभी तक किया उसको कहते हैं वर्क डन, डिवाइडेड बाई जो काम अभी तक हमने किया वो कितने परसेंट को बताता है, उसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क डन। और कितना काम जो सर्टिफाइड नहीं हो पाया वो पता लगा लो। अब यहाँ पे एक नोट बनता है, देखना इस परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यदि क्वेश्चन में ना दे रखे हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा भाई जितना काम आपने किया उसमें से जितने का सर्टिफिकेट मिल गया, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिख सकते हो, या इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, टीओसी। तो हमने काम किया 40% और हमें सर्टिफिकेट मिला कितने का 35% का, तो कितना काम अधिक कर लिया जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, 5% का। तो अब हम यहाँ पर 40 लाख रुपए जो खर्च कर चुके हैं, 40 लाख थे 18 लाख थे, 18 लाख लिखते हैं, 18 लाख रुपए जो खर्च कर चुके हैं कितने परसेंट के लिए, 40% के लिए, तो 5% के लिए कितने, तो आपने कहा 2,25,000। इस तरीके से हमारे पास दो छोटी छोटी चीजें आसानी से मिल गई। पहले साल का रेवेन्यू कितना है 17,50,000 रुपए जो हमें लेने, और दूसरा जो काम हमने किया लेकिन चेक नहीं हुआ उस पर कितने रुपए खर्च हो चुके हैं 2,25,000। तीसरा हमसे क्या पूछे, नोशनल प्रॉफिट बताइए। अब नोशनल प्रॉफिट को समझने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, या तो मैं अकाउंट बना लूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेशन बना के भी अपना आंसर निकाल सकता हूँ, स्टेटमेंट बना के भी कर सकता हूँ, कई ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, कीजिए फटाफट से। जैसे मैंने आपको कहा भाई हमें नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, अभी तीसरा आंसर निकालना है जिसमें मैं आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूँ, इसके थ्रू अकाउंट बनाकर। उस अकाउंट का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनेगा वो 1 जनवरी से लेके 1 साल का बनेगा ना, हर साल बनता है ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऐसा क्यों,
4 साल का इकट्ठा क्यों नहीं बना दिया? तो फाइनल अकाउंट्स तो 1 साल में एक बार बनते हैं ना, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 साल 12 महीने। तो इसलिए हमें कितने महीने का बनाना पड़ता है? 12 महीने का। देखिए भाई, हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जब हम खर्चा करते हैं तो खर्चे कौन से साइड पे आते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं, और रेवेन्यू आपकी जो इनकम होती है क्रेडिट साइड। क्या आपका फर्स्ट ईयर में काम पूरा हो चुका है? क्या ये जॉब कंप्लीट है? काम तो कितने साल में पूरा होना था? 3 साल में। एग्जाम्पल के हिसाब से 2023, 2024, 2025, 25 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर 2025 को आपका काम पूरा होना था, दिसंबर एंड में होना था 2025 में। तो ये तो अभी फर्स्ट ईयर ही है, और यदि ये फर्स्ट ईयर है तो क्या आप इसे कंप्लीट जॉब कह सकते हैं? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये तो अनफिनिश जॉब है। कौन सी जॉब है? अनफिनिश, मतलब सेमी फिनिश कह सकते हैं। ऐसी जॉब के लिए हमें टर्म यूज करना पड़ता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम यूज करना पड़ता है? काम अभी अधूरा है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आपसे कोई पूछते हैं तो आप क्या कहते हो? यार मैं सीएमए कर रहा हूँ, यार मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीएस कर रहा हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा मैं कर चुका हूँ। जिस दिन आप कर चुका हूँ, दिन आप अनफिनिश से क्या बन गए? उस कोर्स के लिए फिनिश बन गए। समझ आएगा, चिंता ना करें, मेहनत करते रहें। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, मतलब इंटर फाइनल और कंप्लीशन। चलिए, तो पहला पॉइंट है कि जब मैं इनकम को रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वर्ड लिखूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जो इनकम मेरे को मिल रही है वो पार्टली काम की मिल रही है, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अधूरे काम से होने वाले इनकम को हेडिंग का नाम क्या दिया? वर्क इन प्रोग्रेस। किस नाम से? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो कितना है? 17,50,000। बट इसके सामने मुझे लिखना पड़ेगा कि ये इनकम कितने महीने की है? 11.5 महीने की इनकम है तो भी ठीक है ना। अब डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का ना जितना पैसा मेरी जेब से लग चुका, मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क डन, जो कि मैं 18 लाख रुपए लगा चुका। और इसके सामने मुझे लिखना पड़ेगा कि ये 18 लाख रुपए तो 12 महीने का खर्च है। समझ जगह का मैं तो मैंने यहीं पे लिख दिया। अब मैचिंग प्रिंसिपल आगे लाइफ में हमारे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि हमारे अकाउंट पे लोग विश्वास करें, तो उनके लिए हमें मैचिंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? आपके इनकम और आपके एक्सपेंस का टाइमिंग क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अमाउंट मैच नहीं करने की बात कर रहा हूं, टाइमिंग क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अब यदि आपकी इनकम 11.5 महीने की है, इनकम 11.5 महीने की है, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 12 महीने के कैसे हो सकते हैं? उसमें से आधे महीने का एक्सपेंस क्या करो? माइनस करो, और कितने महीने का बनाओ उसको? 11.5 का। मैंने कहा ऐसा नहीं कर सकते इनकम को आधे महीने के बढ़ा दें। उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख लो, सामने वाला दे थोड़ी ना आपको, हो नहीं सकता ना। सामने वाले का मतलब कॉन्ट्रैक्टी आधे महीने के पैसे देने ही कोई आदमी है, वो कहता मैं आधे महीने के पैसे कब दूंगा? अगली बार जब चेक करने आऊंगा तब दूंगा। इसका मतलब इनकम बढ़ा नहीं सकते, तो खर्चे मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा? घटाने पड़ेंगे। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 18 लाख को, जो 12 महीने के खर्चे हैं, 11.5 बनाने के लिए आधे महीने के खर्चे क्या करने होंगे? माइनस। अब आधे महीने का खर्चा कैसे माइनस करूं भाई? आधा महीने का खर्चा कैसे माइनस करूं? तो यहाँ पे मुझे अंदर क्या लिखना पड़ेगा? 18 लाख लिखना नहीं अभी, खर्चे लिखने बैठ जाते हो। माइनस क्या लिखोगे? आधे महीने का खर्चा। आधे महीने का खर्चे का नाम क्या था? आधे महीने का खर्चे का नाम क्या था? हाफ मंथ एक्सपेंसेस। हाफ मंथ एक्सपेंसेस का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के नाम से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एक तरीका तो मेरे पास ये, तरीके बहुत सारे हमारे पास में। 18 लाख में से 232 माइनस के तो आपका 15,75,000। अब ये आपकी एक्सपेंसेस कितने महीने के हो गए? 11.5 महीने के। और आपकी इनकम भी कितने महीने की है? इनकम भी आपकी 11.5 महीने की होगी। अब जो भी लोग आपके अकाउंट चेक करते हैं वो कहते हैं अब आपने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ रहा है माइनस करने के बाद में वो आपके पास हो गया नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 17,50 में से 15,75 माइनस किए, 1,75,000। दोबारा समझाऊं? जो समझ में आ गया सबको? ठीक है, इतना चैप्टर बहुत सिंपल है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए।
हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर? छोटे छोटे, छोटे का मतलब टाइमिंग, वैल्यू, आधे महीने के एक्सपेंस को क्या कहते हैं? अनसर्टिफाइड। चलो आप एक छोटी सी बात मुझे समझाओ कि इस 15,75,000 रुपये का भी तो कोई नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 18 लाख का एक नाम था, 2,25,000 का एक नाम है, तो 15,75,000 का भी तो कोई नाम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सबका नाम होता तो उसका भी नाम होना चाहिए था। अनाथ थोड़ी है, अनाथ वाले को भी तो अनाथ कहते हैं, नाम तो देती है उसको भी, नाम तो नाम ही है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बिल्कुल सही जवाब। टोटल काम में से अनसर्टिफाइड काम क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो कौन सा काम आ जाएगा? सर्टिफाइड। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो बचा हुआ अमाउंट भी तो क्या आएगा? कॉस्ट ही आएगा। अरे 18 लाख की कॉस्ट में से 2,25,000 कॉस्ट के माइनस कर देंगे तो बचा हुआ 15,75,000 भी तो कॉस्ट ही है कि नहीं है? तो 15,75,000 का एक नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए भाई? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब इस 1,75,000 को निकालने के मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से। ऐसा क्यों? पता नहीं, आपने किसी बुक में से देख लिया, वहां कुछ और लिखा, आपको लगेगा सर ने गलत पढ़ा दिया, या सर को पता ही नहीं था, हमें बताया नहीं। हमें तो सारी चीज आपको क्लियर करनी है ताकि आज पड़ोस में कल को एग्जाम में आपको मौका मिले साथ वाले से देखने का, उसने कोई और फॉर्मूला लिख रखा, गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ वाला दिखाना चाहता है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखो। वैसे तो जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो तो दिमाग लगाने नहीं चाहिए, जो लिखा है फटाफट से लिख लो। जहां दिमाग लगाया उसका भी गलत करवा दो, भैया तुम क्या कर रहे हैं, वो भी फ्लो से अनफ्लो में आ जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। एक तो हम खुद ही उससे पूछ रहे हैं, खुद ही उसको कंफ्यूज भी कर रहे हैं, उसका भी गलत हो जाएगा। और एग्जाम के वो जो 3 घंटे होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, उस समय डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, कई चीजें लिखूंगा मैं आपके लिए। यदि मुझे इक्वेशन के थ्रू नोशनल प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट। तो मैं सबसे आसान क्या लिखूंगा? 17,50,000 माइनस 15,75,000। 17,50,000 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ? 15,75,000। तो मेरे पास कितना है? 1,75,000। अब लोग कहते हैं सर इसको फॉर्मूला में लिख के दिखा दो, मैंने कहा भी लिख के दिखाता हूँ। 17,50,000 क्या था? वैल्यू ऑफ 15,75,000 क्या? कॉस्ट ऑफ वर्क, वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड? क्या लिखा मैंने? वर्क सर्टिफाइड। अरे सर्टिफाइड में से सर्टिफाइड ही तो माइनस करोगे, बेस सेव नहीं करोगे। कमाई आपके तो खर्चे भी तो आपके होने चाहिए। संसार के खर्चे अपनी कमाई में से कैसे पूरे करोगे? बेस होना चाहिए सेम। चलो टाइम पास करते हो, टाइम पास करना तो चीज एक ही है, लिखने के तरीके अलग अलग। अभी मैंने 15,75,000 रुपये कैसे निकाला था? लिखना मत, समझना। 15,75,000 रुपये कैसे निकाला था मैंने? इसी को चेंज करते ना, 17,50,000 अपनी जगह ठीक है। 15,75,000 कैसे निकाला था मैंने? 18 लाख माइनस 2,25,000, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों लिखे? ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 17,50,000 में ये माइनस क्या कर दो और प्लस क्या कर दो, ठीक है ना? कई लोग क्या करते हैं, प्लस वाली आइटम एक साथ लिखते हैं, माइनस वाली आइटम अलग करके लिखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, टाइम पास ही तो करने। 2,25 माइनस, अच्छा अब बताओ आंसर कितना रहे? 17,50,000 में 2,25 प्लस किया 19,75,000, और 19,75,000 में से 18 लाख माइनस कर दिए, कितना है? 1,75। चमत्कार नहीं है? नहीं, ठीक ना? टाइम पास कर रहे हैं इधर का उधर लिख के। जैसे नोट गिनते ना, कई लोग नीचे से एक एक नोट निकालते हैं, कोई ऊपर से गिनता है, कोई बीच में से गिनता है, कोई नोट को ऊपर नीचे सीधा ही करता रहता है, ठीक है ना? अरे जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो एक नोट कितने का था। बट टाइम पास करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो यहाँ फार्मूला क्या बना? ये फार्मूला क्या बना आपका? मैं क्या लिखूँ इसकी जगह? इसकी जगह क्या लिखूँ? यहाँ पे लिखूंगा नोशनल प्रॉफिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्लस माइनस फॉर्मूला एक ही है, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, घुमा दिया इधर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी एक तरीका तो ये आपके सामने मैंने लिखा है, 1,75 को निकालने के लिए। निकालना तो 1,75 ही है ना मुझे हर हालत में, कैसे भी। 1,75,000 को निकालने का एक तरीका तो आपके सामने फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। थोड़ा सा काम करता हूँ, चेंज करता हूँ फॉर्मेट को। अकाउंट्स में एक फैसिलिटी होती है, एक सहूलियत होती है, क्या? यदि कोई चीज मुझे डेबिट में से माइनस करनी है तो आप उसे डेबिट में से माइनस करके दिखा दो, नहीं तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख दो।
यदि मैं ऐसा करता हूं तो फॉर्मूला नंबर 2 बनता है आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और यहीं पे क्या लिखूंगा, ये 2,25,000 जो मैं यहां से माइनस करा था डेबिट साइड से, माइनस ना करके कहां लिख सकता हूँ, क्रेडिट साइड पे लिख सकता हूँ। तो क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना 2,25,000, टोटल कितना रहेगा 19,25,000 में से 18 माइनस किए 19,75,000, 19,75,000 में से हमने 18 लाख माइनस कर दिया, कितने आ जाएंगे 1,75,000, 1,75,000। अब ये जो मैंने आंसर निकाला वो इस वाले फॉर्मूले से निकाला। अरे 17,50 में 2 बच्चे जोड़ दिए कितने हो गए 19,75,000, उसमें से 18 लाख क्या कर दिए माइनस। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर मैचिंग प्रिंसिपल की तो आपने वाट लगा दी, मतलब कि धज्जे उड़ा दी। मैंने कहा नहीं, ये कितने महीने का था 11.5 महीने का, ये कितने का है आधे महीने का, कितने हो गए 12, ये कितना है 12, बराबर तो चल रहा है, ठीक है ना। मर्जी आपकी है, इस वाली अप्रोच से अकाउंट बना सकते हो। तो आपको ये 2,25,000 राइट हैंड साइड की जगह 18 में से क्या करके दिखाना पड़ेगा माइनस करके दिखाना पड़ेगा। अरे 18 में से माइनस करोगे, और दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो 2,25,000 को कहां पे लिख दो क्रेडिट साइड पे। दो ऑप्शन है, या तो डेबिट में से माइनस करो या क्रेडिट में प्लस करो। बेटर ऑप्शन कौन सा लगता है आपको, क्रेडिट में प्लस करना। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे उसमें कॉन्टैक्ट अकाउंट में वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे पहले, और दूसरा क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क डन। तो ये फॉर्मेट हो गया, और उसी फॉर्मेट का ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपको लगता है अकाउंट नहीं बनाना मैं चाहता तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 17,50 प्लस 2,25 19,75 माइनस 18 लाख 1,75,000, डायरेक्टली आप इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो कितने तरीके हो गए, एक तरीके से या तो फॉर्मेट बनाओ अकाउंट बनाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो नोशनल प्रॉफिट निकाल सकते हो, या इक्वेशन बनाकर भी नोशनल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो नोशनल प्रॉफिट क्या बताता है, सर्टिफाइड वर्क से होने वाला प्रॉफिट। तो सर्टिफाइड वर्क से होने वाला प्रॉफिट कितना है, सर्टिफाइड कितना है 17,50, उसकी कॉस्ट कितनी है 15,75, मतलब 15,75,000 रुपए लगा के हमने 17,50,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टी से मांगे। तो कितने रुपए का फायदा हो गया 1,75,000 का। फिर करो, चले आगे। तो 3 पॉइंट मैंने आपसे इस एग्जांपल में पूछे थे, तीनों आपने मुझे सक्सेसफुली बता दिए तरीके से। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप करके दिखाना, देखते हैं कितने लोगों को अभी तक की चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन। कोई भी चीज एग्जाम में ऊपर नीचे हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जो मैंने ऑर्डर दिया वही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। परसेंटेज ऑफ वर्क डन और ये 4 चीजें मैंने आपको निकालने के लिए बोली है इस एग्जांपल में, देखते हैं कितने लोग जल्दी से निकाल के देते हैं मुझे। বলছি ধর আমি ভিডিও ডাউনলোড করলাম বুঝলেন।
दो एग्जांपल वर्क सर्टिफाइड। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए फॉर्मूला, इसमें लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डीओसी या परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में डीओसी लिखा था, मैंने भी क्या लिख दिया डीओसी। दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ वर्क डन, यानी कॉस्ट ऑफ वर्क डन को डिवाइड करना है किससे, परसेंटेज ऑफ वर्क डन इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क। ऐसे में परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आपको दे रखी है क्या, नहीं, तो निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ वर्क डन में से डिग्री ऑफ कंप्लीशन माइनस करना पड़ेगा। तो पहले दो आंसर निकालते हैं। फर्स्ट आंसर 50 लाख, कितना लिखे 12 लाख रुपए। दूसरा 30% काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया था और उसमें से 24% सर्टिफाइड हो गए, तो कितने परसेंट काम ऐसा है जो अभी आपका अनसर्टिफाइड है, 6%। तो 6% की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 लाख को 30% से डिवाइड करना पड़ेगा और 6% से 3 लाख 60। हमारे दो आंसर आ गए। 12 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और 3,60,000 3,60,000 कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अभी तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं नोशनल प्रॉफिट। कोई पॉइंट पूछना चाहते हैं या आगे चले, हो गया सबका, सबके आंसर मैच करें। और तीसरा आंसर क्या था अपना, नोशनल प्रॉफिट के मैंने आपको अकाउंट से बनाना है, इक्वेशन से करना चाहते हो, तो इक्वेशन भी मेरे पास दो थी, कौन सी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सेकंड वाला आसान रहेगा आपके लिए। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अभी आपने निकाला 12 लाख रुपए, अभी 12 लाख प्लस 3,60,000 हो गए 15,60। 15,60 में से माइनस का 18, तो 2,40,000 रुपए प्रॉफिट की जगह क्या आ गया इस बार, लॉस आ गया। तो ठीक है ना, आप कह सकते हैं नोशनल लॉस। मतलब यदि आप नोशनल प्रॉफिट वर्ड यूज करते हो तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पे नोशनल लॉस लिखते हैं, आगे आपने लॉस यूज कर दिया, तो फिर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा समझाओ। अच्छा, आखिरी आंसर क्या पूछा था आपसे, कैश रिसीव। अब कैश रिसीव का मतलब क्या हुआ, कितना पैसा हमें मिल गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से रिटेंशन मनी जितना पैसा रख लिया वो माइनस कर दो। मिलना कितना पैसा था भाई, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में मिलना था, और उस 12 लाख में से कितना पैसा उसने रख लिया, 20%। तो ये रिटेंशन मनी निकालने के लिए क्या करोगे, रिटेंशन मनी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी से क्या कर दो, आरएन कॉर्नर रिटेंशन मनी। तो 12 लाख में से 12 लाख का 12 लाख में से 12 लाख का 20% पैसा रोक लिया, तो 12 लाख में से 12 लाख का 20% 2,40,000 यदि रोक के रख लिया, नहीं दिया, तो हमें कितना दिया, 9,60,000। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी था आपके पास, फॉर्मूले को समझो। रिटेंशन मनी की जगह मैं ये भी तो लिख सकता था डायरेक्ट, 2 मिनट के लिए रिटेंशन मनी वर्ड ना लिख के मैं ये भी तो लिख सकता था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी।
यदि मैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहाँ भी लिखा हुआ देख रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ देख रहा हूँ, तो दोनों को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन ले लिया। यदि मैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिटेंशन में। अब भी तो कर सकते हैं 12 लाख 1 माइनस 20%। 20% को क्या लिख सकते हो, 20। अरे 20% का मतलब 20/100 0.20 कितना लिखें, तो टाइम कैसे पास करना होता है वो सीख रहे हैं हम, कैसे भी कर लो, जिसको जो तरीका समझ में आ जाए। क्या 20% पैसा रोक लिया, इसका दिया कितना है 80%, सीधा सीधा 80% निकाल दो ना, 20% भी क्यों निकालें। सामने वाले से मैं 100% पैसे मांगने गया, उसने 20% देने से मना कर दिया। समझदार लोग क्या कहते हैं, 80% मिल रहा है ले लो, ठीक है ना। मान लो आपको अपने फादर से कोई सामान खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए, और वो कहते बेटा अभी तो 80 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, और आप जबरदस्ती 100 रुपए के लिए लड़ रहे हो, तो जब मैं मूड खराब होगा 80 रुपए भी हाथ से चले जाएंगे। तो समझदार लोग क्या कहते हैं, पहले 80 तो ले लो। तो फादर को समझाओ यार आपने 80 रुपए दे दिया, इतना बड़ा अमाउंट तो दे दिया 100 रुपए में, 20 रुपए के लिए ऐसे करो। हो सकता है जोश में आके वो 20 रुपए भी दे दे, और सीधा 100 रुपए मांगोगे, हो सकता ना दे सामने वाला। चलिए इतना समझ आ रहा है सबको। तो बहुत सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आज आपके क्लियर हो गए होंगे, तो मैंने आपको लिस्ट लिखाई थी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब समझ में आ गया, दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा, तो दो लोग कौन से थे, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ काम को लेकर, जॉब को लेकर, उसकी जो वैल्यू फिक्स की जाती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एग्रीड वैल्यू, एग्रीमेंट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। उसमें से जितना काम सर्टिफाइड होगा उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का अंदर कितने % काम कॉन्ट्रैक्टी के मुताबिक हो चुका है, यदि उस काम को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आप इसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क डन का मतलब कितना खर्चा कॉन्ट्रैक्टर अब तक कर चुका है। अच्छा अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसमें कॉस्ट ऑफ वर्क डन एग्जांपल में भी दे रखा था, और जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था उसके अंदर भी दे रखा था। असली क्वेश्चन कहां से शुरू होता है एग्जाम में, कॉस्ट ऑफ वर्क डन। कॉस्टिंग के अंदर मेन काम क्या है, खर्चे कंप्यूट करना। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मेन हम क्या सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क डन कैसे निकालना, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में आपको सिखा चुका, तो कौन कौन से पॉइंट आपकी क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट को जब पूरा काम खत्म होगा तभी पता लगेगा। अगली क्लास में आपको क्या सिखाऊंगा मैं, कॉस्ट ऑफ वर्क डन। आज के लिए इतना ही।